أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बयान करदा 5 सोर्सेज ऑफ इनकम में लास्ट पार्ट है। इससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस डिस्कस करता है और लास्ट पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और फिर नेक्स्ट टैक्स क्रेडिट्स और रेलेवेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस को डिस्कस करता है। तो हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या चीज़ और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कवर्ड नहीं हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में देखें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक ऐसा हेड ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ इनकम है जिसके अंदर बाकी 4 सोर्सेज ऑफ इनकम में जो चीज जो सोर्स ऑफ इनकम कवर नहीं करता वो इसके अंदर फॉल कर जाता है या इसके अंदर कवर किया जाता है। रेलेवेंट सेक्शंस की अगर बात करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 39 एंड सेक्शन 40 ये डील करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ। सेक्शन 39 में एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है कि कौन कौन से हेड्स या कौन कौन से सोर्सेज जो हैं विच आर टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वेयर एज सेक्शन 40 जो है दैट डील्स विद द डिडक्शंस आर अलाउएबल डिडक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 40 और फिर इसके बाद जो है इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद इस टॉपिक को हम सम अप कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मूव करते हैं जी टुवर्ड सेक्शन 39 कि सेक्शन 39 हमें क्या बताता है विद रिस्पेक्ट टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1 डिस्प्लेड है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एवरी काइंड ऑफ इनकम विच इज रिसीव्ड बाय अ टैक्स पर्सन ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर विच इज नॉट इंक्लूडेड एनी अदर हेड इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद फर्दर एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है जी कि उनमें कौन कौन सी इनकम जो है वो शामिल हो सकती है या कंसिडर की जा सकती है एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि डिविडेंड्स जो हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डेफिनेशन में आएंगे। डिविडेंड्स जो शेयर्स वगैरह आप शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह खरीदते हैं या उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनके अंदर जब इन्वेस्टमेंट के बाद आपको सालाना मुनाफा मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि डिविडेंड क्या है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। रॉयल्टी कोई भी एसेट यूज करने के अगेंस्ट आपको कोई पैसे मिलते हैं, नॉर्मली कॉपीराइट के अगेंस्ट या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के अगेंस्ट उसका जो किराया या कोई एक अमाउंट मिलती है ऑनर ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। मैं इसमें एग्जांपल दे दूंगा, जिस तरह अगर आपने एक किताब लिखी और आप ये राइट्स दे देते हैं कि मेरी ये किताब जो है ये इतनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो उसको पर बुक के हिसाब से जो है वो आपको रॉयल्टी मिलेगी। प्रॉफिट एंड डेट सादा जुबान में इंटरेस्ट है। आपको कहीं पे टैक्स रिफंड मिलता है तो टैक्स रिफंड डिले होने की वजह से आपको उसके ऊपर कोई एडिशनल अमाउंट मिलती है। मसलन 1 लाख रुपए आपने टैक्स रिफंड लेना था और आपको डिले होने की वजह से 1,20,000 रुपये मिल रहा है, एडिशनल अमाउंट मिल रही है बिकॉज ऑफ डिले इन पेमेंट। तो उस रिफंड में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद आता है जी ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट के ऊपर जो है आपका कोई किराया वगैरह लेते हैं एक ग्राउंड के ऊपर तो वो भी आपका जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ अ लैंड ऑफ बिल्डिंग, अगर आपने एक बिल्डिंग है वैसे बिल्डिंग के अगर आप खुद लैंडलॉर्ड हैं और उसके ऊपर आप पेमेंट जो है वो लेते हैं, किराया लेते हैं, तो वो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं है, आपने किराए पे ली और उसके बाद फर्दर किसी और को किराए पे या सब लीज कर दी, तो ऐसा रेंट जो होता है सब लीज के ऊपर या सब रेंटिंग के ऊपर दैट इज
कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज जो है वो समझी थी कि ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर अगर आपकी कोई इंस्टॉलेशन है, कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी के साथ ही आप उसको लीज आउट कर रहे हैं बिल्डिंग को, तो ऐसे लीज रेंटल जो मिलते हैं दैट डजंट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये चीज वहां पे डिस्कस हो चुकी थी। यहां पर ये मेंशन है कि दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप एक बिल्डिंग किराए पे देते हैं, उसके साथ यूटिलिटीज, एमिनिटीज और इस तरह के कोई पैसे एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पे लेते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डेफिनेशन में आएगा। हमने सेक्शन 15 के अंदर ये चीज डिसाइड कर ली थी कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो अगर वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वहां पर नहीं कंसिडर की जा रही थी, तो यहाँ पर हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पर ले लेंगे और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ही अकाउंट फॉर कर लेंगे। कोई आपको एन्युटी या पेंशन मिलती है, आप एन्युटी और पेंशन की अगर बात करें तो आपकी एक तो पेंशन होती है जो कि सैलरी के तौर पे होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पेंशन स्कीम के तहत किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी अदारे से कोई एक स्कीम या पॉलिसी परचेज कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट आपको जो एन्युटी या पेंशन मिल रही होती है, एनुअल पैसे मिल रहे होते हैं या पीरियोडिक अमाउंट्स मिल रही होती हैं या पेंशन की मद में कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्राइस बॉन्ड के ऊपर अगर आपको जो है कोई इनाम मिल जाता है, कोई विनिंग, रेफर, लॉटरी वगैरह आपकी निकल जाती है, क्रॉसवर्ड पजल के अगेंस्ट जो है कोई आपको पैसे मिल जाते हैं, तो ये सारे के सारे पैसे जो हैं दे आर टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर इसके बाद अगर आप ये देखें जी कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी किसी को दिया और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी किस्म का कोई अमाउंट आप लेते हैं उसको यूज करने के लिए, उसकी एक्सप्लॉइटेशन के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि ये ज़मीन है, ये हम आपको देते हैं और इसके ऊपर आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें और हम इसके अगेंस्ट आपसे कोई खास अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे। द अमाउंट विच इज बीइंग चार्ज फ्रॉम दैट टेनेंट that is to be considered as income from other sources, that is not to be considered as income from property। अगर एक आप किसी को प्लॉट या ज़मीन दे देते हैं और उसने उससे नेचुरल रिसोर्सेज निकालने हैं, तो डेफिनेटली आपकी अगर ज़मीन है तो आप उसको फ्री में नहीं देंगे, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे, उसको कंसिडरेशन कोई रिसीव करेंगे, तो दैट स्पेसिफिक अमाउंट इज कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद आपके पास जो आपने प्रॉपर्टी है उसको किसी बंदे को नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन के लिए दिया है लेकिन उसके अगेंस्ट पैसे नहीं लेते, कोई इन काइंड चीज ले लेते हैं, तो उस इन काइंड की फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट कम्स कि एक ऐसी सिचुएशन जिस तरह हम कहते हैं जी कि यार ये बिल्डिंग है, इसको हमने किराए पे लेना है, तो उसके ऊपर जो है वो हम किराए के वक्त लेते हुए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जब वो बिल्डिंग विकेट करनी होती है तो वो खाली करते हुए भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट उससे चार्ज करते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान जो है वो किराए पे ली, तो जब आपने वो किराए पे ली थी उस वक्त आपने उसको कोई 10 लाख रुपया दिया। जब वो विकेट करते हुए आपने कहा जी कि मुझे 15 लाख रुपए दें, या आपकी डील हो जाती है लैंडलॉर्ड के साथ कि 15 लाख रुपए हम आपको देते हैं, आप ये दुकान या प्रॉपर्टी को जो है विकेट कर दें। अब ऐसी सिचुएशन में आपने जो 10 लाख रुपया पे कर दिया हुआ है वो लेस करने के बाद 15 लाख रुपए में से रिमेनिंग 5 लाख रुपया जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने रिसीव किया एज ए कंसिडरेशन फॉर वेकेशन ऑफ दैट पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी विकेट करते हुए जो है वो कहते हो कि भाई इसकी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है, कोई जो कि आपके उधर रहने की वजह से है, जिसको पगड़ी वगैरह के भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, तो उसकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट इस तरह की कोई आप रिसीव करते हैं। या समटाइम जब आप आए थे तो आपने कुछ भी नहीं पे किया, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो आप जाते हुए उसको विकेट करते हुए कोई कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, तो दैट कंसिडरेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर वेकेशन ऑफ द पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग विच इज बीइंग विकेटेड बाय यू। तो आप डेफिनेटली विकेट करते हुए अगर उस पर कोई पेमेंट ले रहे हैं तो वो पेमेंट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इज आपका कोई इनकम पेमेंट प्लान के ऊपर एन्युटी प्लान है, कोई वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स है, जिस तरह पहले डिस्कस किया कि एक तो आपकी
पेंशन स्कीम है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली, लेकिन अगर आपने पेंशन रूल्स के तहत 2005 के तहत कोई पेंशन स्कीम ली हुई है, अप्रूव्ड प्लान है, तो उसके ऊपर भी अगर आपकी पेमेंट एन्युटी आती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पे वो आएगी, वो कंसिडर की जाएगी। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन सी सिचुएशन बन जाती है कि आमतौर पे हम लोग जो है किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं। अब गिफ्ट के हवाले से मैं आपको आगे कुछ लोगों के नाम या कुछ रिश्ते बताने जा रहा हूं। इन रिश्तों के अलावा अगर आप किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं या कोई ऐसी चीज जो कि वर्थ रखती है और उसकी आपने कोई कंसिडरेशन या प्राइस पे नहीं की, तो दैट गिफ्ट आइटम एट अ फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज इनकम और अकॉर्डिंगली उस इनकम के ऊपर आप इनकम टैक्स देंगे अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। अब वो कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे अगर गिफ्ट मिलेगा तो वो गिफ्ट जो है वो आपको माफ है। एक ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, बाप, बेटा, दादा, दादी, नाना, नानी, वालदा, स्पाउस, बहन, भाई, बेटी, बेटा। ये वो लोग हैं जिनसे अगर आपको कोई गिफ्ट की शक्ल में विदाउट कंसिडरेशन मुफ्ते में कुछ मिल रहा है तो उसको तो इनकम टैक्स अथॉरिटी मान लेती है। लेकिन अगर आपका कोई और चाचा, मामा, फुफ्फा, ताया आपको या कोई दोस्त कहे जी कि ये मुझे उधर से गिफ्ट मिला है, तो दैट गिफ्ट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज गिफ्ट। उसको हम तोहफा नहीं समझेंगे। उसको टैक्स अथॉरिटी कहती है कि ये तोहफा आप अपने पास रखें, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर आप हमें जो है वो टैक्स पे करेंगे। इसके ऊपर सब सेक्शन 3 की कुछ कंडीशंस हैं, वो भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सब सेक्शन 2 को डिस्कस कर लेंगे। सब सेक्शन 2 भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सब सेक्शन 3 ये कहता है जी कि कोई भी लोन, डिपॉजिट, एडवांस जो कि शेयर्स या गिफ्ट किसी एक बंदे ने आपको दिया है ड्यूरिंग द ईयर, जो कि एक बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा, ठीक है, दैट इज टू बी पेड थ्रू अ क्रॉस चेक। अगर वो क्रॉस चेक के जरिए नहीं पे किया गया, दिया गया, ठीक है, या बैंकिंग चैनल्स के जरिए नहीं दिया गया बाय अ पर्सन हु इज हैविंग एनटीएन, तो फिर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट कर लेंगे। इस सेक्शन को आपके सामने डिस्प्लेड अगर पढ़ें, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4। अब सब सेक्शन 4 क्या जी कि अगर आप सेल ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट किसी को उधार देते हैं, आपने कहीं पे जो है वो कुछ चीज खरीदनी है, तो वो कहते हैं जी कि यार ये पैसे जो हैं आप ले लें, फिल वक्त ले लें, हम आपको पे कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं और बाद में आप हमें जो है इसकी बयाना जिसको बोलते हैं, तो आप जो है हमें मसलन आपने फर्नीचर खरीदना है तो उसका 50%, 40%, 30% एडवांस दे देते हैं और कहते हैं कि बाकी पेमेंट जो है ऑन डिलीवरी ऑफ आइटम या सर्विसेज होगी। तो यहां पर तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन, एडवांस, कोई डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स, गिफ्ट जो जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, वो किसी भी टैक्स के साल में किसी दूसरे बंदे को देंगे, और इसमें यहाँ पर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी के अलावा, क्यों कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी जो है वो आपको पेमेंट जो करते हैं वो कैश के जरिए कर सकते हैं, वो बैंकिंग चैनल के जरिए या क्रॉस चेक के जरिए नहीं दे सकते। बैंक में जब जाएंगे तो बैंक आपको क्रॉस चेक नहीं देता, बैंक आपको कैश दे देता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं देता, वो करेंसी नोट देता है। तो इसलिए उनको निकाल के उसके अलावा कोई भी बंदा आपको क्रॉस चेक के अलावा कोई पेमेंट करता है, कैश पेमेंट करता है, और वो बंदा एनटीएन होल्डर भी है, तो ऐसी इनकम जो है दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज अदर देन, अगर मतलब अगर वो क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट नहीं है। सादा जबान में यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, टैक्स अथॉरिटी या टैक्स का कानून ये कह रहा है कि आपने पेमेंट अगर कोई किसी से लेनी है तो दैट इज टू बी कलेक्टेड और रिसीव्ड थ्रू क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल। अगर वो क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको नहीं रिसीव हुई तो वो वाली इनकम, भले वो वाले पैसे आपके लोन हो, एडवांस हो, जो भी हो, तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हालांकि आपने वो पे बैक करना है, दैट इज योर लोन, ठीक है। गिफ्ट की एग्जांपल के लिए हम यहां पर आए थे, तो गिफ्ट में आपको माफी है कि अगर वो क्रॉस चेक के जरिए गिफ्ट दिया गया है और एनटीएन होल्डर है गिफ्ट देने वाला, फिर तो माफी है। आपको क्रॉस चेक के अलावा कैश में सिर्फ आपके ग्रैंड पेरेंट्स
आपके स्पाउस, आपके ब्रदर सिस्टर और आपके सन डॉटर, ठीक है, और आपके पेरेंट्स। ये जो रिश्ते हैं आपके, तकरीबन खूनी रिश्ते आप कह सकते हैं। ये एक हायरार्की जो रिश्ते की है, अपवर्ड वर्टिकल रिलेशनशिप इसे मैं बोलता हूं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप नहीं, दाएं बाएं नहीं। ऊपर जो दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स, स्पाउस, बहन भाई और औलाद, आपकी औलाद। आप औलाद होगी तो फिर भतीजे नहीं, मामू नहीं, चाचा नहीं, ताया नहीं, फूफा नहीं, ठीक है। वो अगर आपको देंगे तो दे मस्ट पे थ्रू क्रॉस चेक और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई दोस्त है तो दे एंटीएन होल्डर भी होना चाहिए। अगर वो एंटीएन होल्डर नहीं है और क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट नहीं कर रहा तो दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली आप टैक्स देंगे। चलते हैं जी सब सेक्शन 2 के ऊपर। जी सब सेक्शन 2 जो है वो हमें गाइड करता है जी, एक छोटा सा सब सेक्शन है, इसके ऊपर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। सब सेक्शन 2 के अंदर सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि वेयर अ पर्सन रिसीव्स एन अमाउंट रेफर टू क्लास के ऑफ सब सेक्शन 1, यानी कि जो हमने ऊपर जो एक पगड़ी की बात की थी, क्लास के को मैं तेजी से ऊपर ले भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि वो पगड़ी की मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप अगर कोई बिल्डिंग को वेकेट कर रहे हैं तो उसके वेकेशन के ऊपर अगर आप कोई पैसे आपने लैंडलॉर्ड से चार्ज कर रहे हैं तो उसके साथ आपने वही सलूक करना है जो आपने नॉन एडजस्टेबल एडवांसेस अगेंस्ट अ बिल्डिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15, 15A और 16 वगैरह में किया था। तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो वहां पर जिस आपने 10 सालों पे डिवाइड की थी इक्वल प्रोपोर्शन में इन द ईयर ऑफ रिसीट 1 प्लस फॉलोइंग 9 ईयर्स, वही काम यहां पर भी आपने करना है। अगेन आपको बता देता हूं जी, आपने अगर एक दुकान है आपकी, उस दुकान को खाली करने के आप पैसे चार्ज करते हैं जी कि मैं इसकी पगड़ी वसूल करूंगा, या कोई भी है किसी भी तरीके से इसको मैं विकेट तब करूंगा आप मुझे इतने पैसे दें। तो आमतौर पे ऐसा सिचुएशन होती नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती है और ऐसे पैसे फॉर द वेकेशन ऑफ बिल्डिंग अगर आप रिसीव करते हैं तो उसको इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड एंड फ्यूचर 9 टैक्स ईयर्स आप इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 पे डिवाइड करके पहला जो है उस साल में जिस साल में रिसीव किया और अगले फ्यूचर 9 सालों में उसको जो है वो टैक्सेबल करेंगे। हमने लास्ट एग्जांपल दी कि अगर 5 लाख रुपया आपने रिसीव किया एडिशनल अमाउंट, मतलब 10 लाख रुपया जब आपने पोजेशन ली उस वक्त दिया, 15 लाख रुपया जब आपने पोजेशन छोड़ी उस वक्त दिया, तो 5 लाख रुपया टैक्सेबल होगा। 5 लाख रुपया अब एक साल में टैक्सेबल नहीं होगा, ये 10 सालों पे डिवाइड होगा, 50,000 इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड और 50,000 पे अगले 9 सालों में। आई होप के ये एग्जांपल क्लियर है, लेकिन आपकी एक तसल्ली के लिए सब सेक्शन 1 का क्लास जो की है वो जरा आपको रेफर कर देता हूं कि सब सेक्शन 1 की क्लास के जो है उसके अंदर आया यही बात लिखी हुई है जो हमने की है। Any amount received by a person as a consideration for vacation or vacating the possession of a building or part thereof, reduced by any amount paid by the person to acquire possession of such building or part thereof. I hope it's quite clear. इसकी अंग्रेजी मैंने पढ़ दी है आपको। सब सेक्शन 3 भी क्लियर हो गया, सब सेक्शन 4 की बात भी होगी। अब सब सेक्शन 4A और इसके बाद सेक्शन 5 है, सब सेक्शन 5 है। मूव करते हैं सब सेक्शन 4A की तरफ। सब सेक्शन 4A जो है ये बेसिकली आपको बता रहा है कि कभी कभी आप प्रॉफिट्स या डेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो रिसीव करते हैं जिस साल में क्रियू होता है उस साल में नहीं, उससे अगले सालों में। मसलन 2018 में आपने जो है वो प्रॉफिट आपका अर्न हो चुका है, आपने रिसीव करना था, आपको 2020 में जो है वो प्रॉफिट रिसीव होता है या जो उसका इंटरेस्ट है वो रिसीव होता है। अब सेक्शन 39 उसका सब सेक्शन 4A आपको ये गाइड करता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर तो आपने ये देखना है कि उस साल पे वो अगर इंटरेस्ट रिसीव होता, 2018 में वो इंटरेस्ट रिसीव होता तो उस पे आपका टैक्स कम बनता और उसी साल में अगर टैक्स होता, और आज 2020 में अगर उसको हम टैक्स करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा बनती है। तो टैक्स अथॉरिटी 39(4)A के तहत आपको इजाजत देती है कि आप एक छोटा सा प्रोसेस कर लें। आप
को एक इन राइटिंग रिक्वेस्ट भेजें कि जी मैं ऑप्ट करता हूं या करती हूं कि मैंने अपनी टैक्सेशन अगेंस्ट द डेट प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव्ड अगेंस्ट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या इसके अलावा जो आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उसके अगेंस्ट जो पैसे थे ये मेरे उस पीरियड के रिलेटेड हैं 2018 के, और मैं उसी पीरियड में इसको टैक्स करके उस वक्त जो रेट था वो मैं पे करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो टैक्स अथॉरिटी इसकी इजाजत दे देती है, लेकिन एक शर्त है कि उसके लिए आपको कमिश्नर इनकम टैक्स को अप्लाई करना पड़ेगा कि बाय नोटिस इन राइटिंग आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो उसको इजाजत देते हैं। जब वो इजाजत दे देते हैं तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसको जो है वो प्रोसेस करते हैं जी कि मसलन उस वक्त अगर आपका टैक्स बनता था 8,000 रुपए किसी एक अमाउंट पे प्रॉफिट के ऊपर, आज वो बन रहा है 18,000 रुपए, तो आप टैक्स अथॉरिटी से इजाजत लेके 8,000 रुपए टैक्स पे कर सकते हैं, क्योंकि वो मैचिंग प्रिंसिपल के तहत उस पीरियड का टैक्स बनता है और उस पीरियड की ही इनकम है, इसलिए जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड का टैक्स पे करना चाहिए। ये इसकी इजाजत देता है यहाँ पर सेक्शन 39(4)(a) ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आई होप इट्स क्लियर। अंग्रेजी इसकी अगर पढ़नी है तो तेजी से पढ़ लेते हैं जी। एनी प्रॉफिट ऑन डेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स, यानी कि पिछले साल के 2018 के 2020 में वो प्रॉफिट्स मिले। आर अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूड्स प्रॉफिट चार्जेबल टैक्स इन द टैक्स ईयर और ईयर्स प्रीसीडिंग द ईयर टैक्स ईयर इन व्हिच इट इज रिसीव्ड, यानी कि जिसमें वो रिसीव हुए वो टैक्स उन प्रीसीडिंग ईयर्स में होना चाहिए था। एंड एज ए रिजल्ट द पर्सन इज चार्जेबल एट अ हायर रेट ऑफ टैक्स, और उस वजह से आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। आज 18,000 की मैंने एग्जांपल दे दी, उस वक्त 8,000 देना पड़ सकता था। वुड हैव बीन एप्लीकेबल इफ द प्रॉफिट हैव बीन रिसीव्ड इन द ईयर 2018। ठीक, तो टू विच इट रिलेट्स टू 2018 द पर्सन मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर elect for the profit to be taxed at the rate of tax that would have been applicable if the profit have been received in the person in the tax year in which it relates 2018। तो आज 2020 के हिसाब से अगर टैक्स ज्यादा बन रहा है तो आप 2018 के टैक्स रेट्स के हिसाब से पे करेंगे, लेकिन ये चॉइस है आपके पास। आप चाहें तो 2020 वाले रेट पे अप्लाई करें, डेफिनेटली अगर 2020 वाले रेट्स ज्यादा हैं तो आप 2018 वाले रेट्स लेके कमिश्नर को नोटिफाई करके आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन जो देनी है 4A के अंदर जो कमिश्नर को, ये आपने जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे पहले देनी है, इसको लेट नहीं करना। ये नीचे एक सब सेक्शन है 4B, इसको आप पढ़ लें। इसके अंदर यही है कि इलेक्शन जो आपने करना है दैट इज टू बी by due date of furnishing personal return of income tax in which the amount was received। अब ऐसा रिलेटेड डेट अगर उसके एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए कमिश्नर की इजाजत चाहिए। कमिश्नर अगर आपको इजाजत देगा इन राइटिंग तो तब। लास्ट सब सेक्शन है 5। इसके अंदर सिंपल सी बात दी हुई है जी कि ये सेक्शन उन तमाम इनकम पे या किसी भी ऐसी इनकम पे अप्लाई या नहीं होगा या एप्लीकेबल नहीं होगा किसी साल में भी जो इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में, बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम में या कहीं और उसका टैक्स पे हो चुका है या फिर उसका टैक्स सेक्शन 5, 6 और 7 में हो चुका है। 5 के अंदर क्या है, 5 के अंदर डिविडेंड्स के ऊपर टैक्सेशन है, 6 और 7 के ऊपर नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर जो है वो टैक्सेशन है, एयर ट्रांसपोर्ट की, शिपिंग ट्रांसपोर्ट की, और इस तरह करके वहां पे अगर टैक्सेशन हो चुकी है, सेपरेटली कहीं पे टैक्सेशन हो चुकी है, तो फिर आपकी वो वाली टैक्सेशन जो है उसको सुपीरियर कंसीडर किया जाएगा, ना कि उसको उधर भी आप टैक्स करें और यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं होगी। आप फिर उसको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट नहीं करेंगे। आई होप कि इट्स क्वाइट क्लियर। आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। यहाँ पर हमने सेक्शन 39 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस कर लिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक लिस्ट थी कि उसमें कौन कौन से आते हैं, फर्दर उसकी रेलेवेंट क्लासेज। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको सेक्शन 39 के बाद सेक्शन 40 जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर चुके होंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में 40 के बाद इंशाल्लाह ताला हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे आपसे इजाजत चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अलाउएबल डिडक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।